नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ ऑफ जर्नी में। आज हम बात करने वाले हैं चेक बाउंस के केस में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है। चेक बाउंस केस में सबसे बड़ा हथियार होता है जरह। जरह से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं है। कैसे जरह एक कमज़ोर केस में आपकी पूरी डिफेंस को ताकतवर बना देता है और एक कैसे कमज़ोर जरह से आपको सज़ा हो सकती है। ठीक है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में केस में बहुत से आरोपी ये सोचते हैं कि सच्चाई मेरी तरफ है, कोर्ट अपने आप समझ जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है। अगर आपके वकील ने ठीक से जरह नहीं करी तो आपको सज़ा होना निश्चित है। तो वो सीधे आप खिलाफ काम करने लगते हैं, सज़ा लगभग तय हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आज हम एक काल्पनिक केस की बात करते हैं। मान लीजिए कि 30 लाख रुपए का चेक दिया है आरोपी ने, 30 लाख रुपए उधार लिए और वापस करने के लिए जो चेक दिया था वह बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद उस चेक को कंप्लेंटमेंट ने 138 NIA एक्ट के अंतर्गत केस लगाया और साथ में एक 420 का भी केस लगाया। अब यहाँ तक तो सब नॉर्मल है, लेकिन असली खेल शुरू होता है जरह के स्टेज पर। इस केस में डिफेंस वकील ने शिकायतकर्ता से कोई भी ठोस सवाल नहीं पूछा, ना उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के बारे में, ना उसकी इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में, ना बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट के बारे में, ना यह पूछा कि 30 लाख नकद देने का स्रोत क्या था, आपके पास 30 लाख रुपए कहाँ से आए थे, आपने 266 इनकम टैक्स एक्ट के केस लिमिट का भी पालन किया था कि नहीं। कोर्ट के सामने सिर्फ ये रिकॉर्ड पर रहा कि आरोपी ने चेक दिया, उसको लीगल नोटिस दिया गया, आरोपी ने कोई भी पेमेंट नहीं किया और आरोपी के एडवोकेट ने कोई भी चैलेंज नहीं किया। तो प्रेजम्पशन सीधा एक्यूज्ड के खिलाफ खड़ा हो गया और कन्विक्शन ऑलमोस्ट तय हो गई। सेक्शन 138 NIA एक्ट की 6 बुनियादी स्टेप अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 138 के ऑफेंस को कैसे डिफाइन किया है। MS गिम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मनोज गोल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेक्शन 138 का ऑफेंस तब बनता है जब कुछ ज़रूरी शर्तें पूरी हो जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी शर्तें हैं, इन्हें हम सरल भाषा में 6 बेसिक स्टेप्स में समझते हैं। चेक किसी व्यक्ति के अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट के लिए इशू हुआ हो, चेक किसी लीगली इन्फोर्सेबल डेबिट के लिए या किसी लाइबिलिटी के लिए दिया गया हो, यानी कोई कानूनी रूप से वसूलने योग्य रकम हो, चेक किसी अकाउंट से पेमेंट के लिए प्रस्तुत किया गया हो, बैंक ने चेक डिसऑनर कर दिया जैसे इन्फेक्शन फंड या अन्य किसी कारण से कंप्लेंटमेंट ने डिसऑनर की इन्फॉर्मेशन मिलने के 30 दिनों के अंदर एक्यूज्ड को लीगल नोटिस भेजा हो, नोटिस मिलने के बाद 15 दिन के अंदर भी एक्यूज्ड ने पेमेंट नहीं किया हो, अगर कंडीशन पूरी हो जाए तो कोर्ट प्राइमा फेस मान लेता है कि सेक्शन 138 का ऑफेंस बन रहा है। ठीक है, और यहीं से आपके खिलाफ प्रिजम्पशन का खेल शुरू हो जाता है। सेक्शन 1 बोझ उल्टा हो जाता है। सामान्यतः क्रिमिनल लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ शिकायतकर्ता पर होता है, मतलब वो साबित करेगा कि पैसा दिया था, लोन था या कोई लाइबिलिटी थी। लेकिन NIA में दो खास धाराएं हैं, सेक्शन 118 और सेक्शन 139। इन खास धाराओं में प्रिजम्पशन आरोपी के ऊपर चला जाता है कि वह यह सिद्ध करे कि मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं थी या मेरे ऊपर कोई कानूनी लाइबिलिटी नहीं थी, मुझे कोई पैसा शिकायतकर्ता का वापस नहीं करना था। ठीक है, सेक्शन 139 NIA एक्ट कहता है कि अगर चेक किसी के पास है तो यह माना जाएगा कि वो चेक किसी डेबिट या लीगल लाइबिलिटी के लिए या उसके किसी हिस्से के भुगतान के लिए दिया गया था। ठीक है, मतलब जैसे ही आप एडमिट कर देते हैं कि चेक पर आपका सिग्नेचर है, कोर्ट लॉ के तहत ऑटोमेटिकली मान लेता है कि आपके ऊपर लीगली लाइबिलिटी थी और आपने वो चेक उसी डेबिट या लीगल लाइबिलिटी को चुकाने के लिए दिया था। अब बर्डन शिफ्ट होकर आरोपी पर आ जाता है कि वो साबित करे मेरे ऊपर कोई लीगल एनफोर्सेबल डेबिट नहीं था या चेक किसी और पर्पज के लिए दिया था या सुरक्षा के लिए दिया था या चेक का मिसयूज हुआ है या रिवर्स बंस क्लाजर्स है जो कोई जजमेंट ने एक्सप्लेन किया है। जरह की असफलता वकीलों की आम गलती, यहीं पर अधिकांश डिफेंस वकील बड़ी गलती कर देते हैं दोस्तों। वो मान लेते हैं कि कंप्लेंटमेंट ने तो कोई प्रूफ दिया नहीं, बस ओरल बात कर रहा है तो मामला अपने आप वीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह ध्यान नहीं रहता कि लॉ ने पहले ही कंप्लेंटमेंट के पक्ष में
प्रिजम्पशन खड़ा कर दिया है, धारा 118 और धारा 139 एनआईए एक्ट। ठीक है, इसलिए जिरह में कुछ क्रिटिकल सवाल पूछना जरूरी हैं, जैसे आपने 30 लाख रुपए कब और कैसे दिए थे, ठीक है, कैश दिया था या किस अकाउंट से दिए थे, कोई लिखित एग्रीमेंट किया था या नहीं किया, आपकी एनुअल इनकम क्या है, आप वर्ष में कितना कमाते हैं, आप कितना टैक्स भरते हैं, आपने टैक्स रिटर्न इस प्रकरण में प्रस्तुत किया है अथवा नहीं किया है, यह सब बातें आपको शिकायतकर्ता से पूछना चाहिए। ठीक है, बैलेंस शीट आपने प्रस्तुत करी है कि नहीं करी, बैंक का स्टेटमेंट दिखाइए, आदि आदि। अगर कैश दिया है तो आपने सेक्शन 269 आईटी एक्ट का पालन किया है कि नहीं किया है, ठीक है, क्यों आपने इसे बैंक के थ्रू नहीं किया, आपने जो पैसा दिया क्या वो बुक ऑफ अकाउंट में दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है, अगर नहीं दिखाया गया तो फिर ये ट्रांजैक्शन ब्लैक मनी का माना जाएगा। इन सवालों का जवाब न दे पाने पर कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कंप्लेंटमेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी डाउटफुल है, यह ट्रांजैक्शन लीगली इन्फोर्सेबल डेबिट साबित नहीं हुआ है जिससे अक्यूज्ड को फ़ायदा मिलता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर जिरह में ये सवाल ही नहीं पूछे गए तो फिर अपील में ये आर्गू उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है तो प्रिजम्पशन को रिबूट कैसे करेंगे। सेक्शन 269 का एंगल गलतफहमी और सही उपयोग बहुत से वकील सेक्शन 269 का नाम लेकर कह देते हैं कि 20,000 से ऊपर का कैश लोन इलीगल है, इसलिए डेबिट ही इलीगल हो गया, कंप्लेंटमेंट मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन कोर्ट ने क्लियर किया है कि 269 का वॉल्यूशन अपने आप ट्रांजैक्शन को वॉइड नहीं बनाता, बल्कि ये टैक्स पेनल्टी का सब्जेक्ट है। हाँ, कुछ जजमेंट ने कहा है कि अगर कंप्लेंटमेंट खुद स्वीकार करता है कि कैश ट्रांजैक्शन हुआ और वो यह नहीं दिखा पाता कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया था, तो कोर्ट यह मान सकता है कि लीगली इन्फोर्सेबल डेबिट डाउटफुल है और इस तरह सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन रिबूट हो सकती है। ठीक है ना, डिफेंस की तरह नहीं बल्कि एक पार्टिकल टूल की तरह यूज करना चाहिए। कंप्लेंटमेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी पर डाउट क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन को लीगली इन्फोर्सेबल नेचर का नहीं था। खराब जरह के नतीजे कन्वेक्शन और 20% डिपॉजिट। अब सोचिए, अगर आपके वकील ने ना तो फाइनेंशियल कैपेसिटी पर पूछा और ना ही सोर्स ऑफ फंड पर और ना आईटीआर, ना बैंक स्टेटमेंट पर और ना 269 का सवाल, तो कोर्ट के पास एक्यूज्ड के पक्ष में कुछ भी मटेरियल नहीं होगा। ऐसे में कोर्ट के लिए सबसे आसान रास्ता यही होगा कि वह प्रिजम्पशन को एक्सेप्ट करे और कन्वेक्शन कर दे। कन्वेक्शन के बाद जब आप अपील में जाएंगे तो अपीलेट कोर्ट में भी पहले दिन आपको चेक अमाउंट का कम से कम 20% डिपॉजिट करना होगा। एनआईए एक्ट की स्कीम के अनुसार कई अदालतें ऐसा डायरेक्शन देती हैं, नहीं तो अपील करना मुश्किल हो जाता है। मतलब एक कमज़ोर जरह का सीधा परिणाम कन्वेक्शन, 20% तक अमाउंट डिपॉजिट का, फाइनेंशियल दबाव, सालों तक चलने वाला अपील और रिवीजन, सही स्ट्रेंथली इफेक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन केस हो। अगर आप एक्यूज्ड हैं या डिफेंस लायर हैं तो सेक्शन 138 के केस में इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ध्यान रखें। ला समझें। सबसे पहले सेक्शन 118 और 139 की प्रिजम्पशन और लीगली इन्फोर्सेबल डेबिट की कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रखें। फाइनेंशियल कैपेसिटी पर अटैक करें। कंप्लेंटमेंट की इनकम, प्रोफेशन, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट सब पर सवाल पूछें। बड़े कैश लोन के केस में पूछें पैसा कहाँ से आया, किस दिन निकाला, किस दिन अकाउंट से निकाला, कोई प्रूफ है या नहीं। ट्रांजैक्शन की रियलिटी पर डाउट क्रिएट करें। कोई लिखित एग्रीमेंट है या सिर्फ ओरल क्लेम है, कोई विटनेस है जिसने पैसा देते हुए देखा हो। कंप्लेंटमेंट और नोटिस में अमाउंट, डेट, पर्पज में कोई कंट्रोवर्शन है या नहीं। चेक के पर्पज को चैलेंज करें। ठीक है, क्या चेक सिक्योरिटी के रूप में दिया गया था, क्या चेक किसी और ट्रांजैक्शन के लिए दिया गया था और मिसयूज हुआ, क्या ब्लैंक चेक सिग्नेचर करके दिया गया था और आपने बाद में भरा, क्या तारीख आपने बाद में भरी। याद रखिए, एक्यूज्ड को अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी होती, उसे सिर्फ इतना मटेरियल लाना होता है कि कोर्ट को शिकायतकर्ता की स्टोरी पर संदेह हो जाए ताकि प्रिजम्पशन रिबूट हो सके। मदद कहाँ से लें? ठीक है दोस्तों, अगर आप खुद सेक्शन 138 एनआई एक्ट के केस का सामना कर रहे हैं, चाहे कंप्लेंटमेंट हो या एक्यूज, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लीगल नोटिस कैसे रिप्लाई करें, क्या डिफेंस लें या जिरह में कौन कौन से सवाल पूछें,
तो घबराएं नहीं। हमारा लॉ ऑफ जर्नी प्लेटफॉर्म ऐसे ही मामलों में गाइड करने के लिए है। लीगल नोटिस का ड्राफ्ट, रिप्लाई, ट्रायल, स्टेंड, इफेक्टिव, क्रॉस एग्जामिनेशन के सवाल और अपील की तैयारी तक। अगर आप पर्सनलाइज कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर संपर्क करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।